नमस्कार दोस्तों। आज मेरे बहुत खुशी हो रही है कर्नल श्याम जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। आपने 33 साल इंडियन आर्मी में सेवा करी है और 2015 में आप रिटायर हुए। तो आप सर, वी आर वेरी लकी टू हैव यू हियर। और मेरे कुछ सवाल आपसे हैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं शुरू करूं। श्योर श्योर। तो आपने कब ज्वाइन करी आर्मी, और आपको किस चीज ने, आपके किस थॉट ने आर्मी ही ज्वाइन करने के लिए प्रवोक करा, या जो एनलाइटन हुआ आपका दिमाग? जय हिंद दर्शकों। मैं 1981 में फौज ज्वाइन करा और 33 साल नौकरी करने के बाद सुपरन्यूटेड हुआ आर्मी से 2015 में। जी। फौज ज्वाइन करने का मेरा मुख्य कारण एक्चुअली जब हम छोटे थे तो इतना हम सोचते नहीं थे कि क्या करना है क्या नहीं। बचपन में मेरा पूरी जिंदगी आउटडोर कटा, खेल में ज़्यादा मन लगता था। एक बार क्या हुआ कि मुझे एनसीसी कैंप में मेरे स्कूल के टीचरों ने भेज दिया, जबकि मैं एनसीसी नहीं लिया हुआ था। अच्छा। और वहाँ जाके देखा सब चीज़, मतलब कि हर चीज़ बड़ा अच्छा था। हाँ, खाने को खूब अच्छा मिलता था, रोज गेम्स होते थे, एक्सरसाइज होते थे। तो फिर मैं कहा यार दिस इज़ अ गुड प्लेस, हाँ वन शुड ज्वाइन फौज। सो वो मेरा रहा। और स्कूलिंग करने के बाद मैं सैनिक स्कूल लखनऊ ज्वाइन कर लिया। जी। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, जिसको आज हम लोग कैप्टन मनोज पांडे के नाम से जानते हैं, परमवीर चक्रा के नाम से वो स्कूल जाना जाता है। जी। फिर उसके बाद मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करा और 1981 में आईएमए से 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद कमीशन हो गया। एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। तो सर, फर्स्ट पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई? मेरी पहली पोस्टिंग आफ्टर कमीशनिंग पुंछ में हुई थी। 1981 में आप बता रहे थे। हाँ, जी। तो मैं पहली पोस्टिंग पुंछ में गया था। तो पुंछ में क्या चैलेंजेस आपको, पहली बार जैसे आप मिलिट्री सर्विसेज में गए थे एक सिविलियन लाइफ से, तो क्या चैलेंजेस आए आपको? एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट, जब कोई नया अधिकारी आता है यूनिट में, वो भी सेकेंड लेफ्टिनेंट, तो आप जानते ही होंगे कि कैसे उसको ट्रेन किया जाता है। अच्छा। रैगिंग तो होती है, जी। नो डाउट अबाउट दैट, जी। बट वो रैगिंग भी एक इट्स ए काइंड ऑफ ट्रेनिंग। राइट। हमें रोज वहाँ की जितनी पहाड़ियाँ थी जी। हमारे सुपीरियर भेज देते थे, जी। पैदल जाओ और पैदल आओ। जी। ऑलमोस्ट रोज मैं पहाड़ पे कम से कम नहीं तो 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर्स वॉक। ऑलमोस्ट मैं वॉक करता था। ह्यूज। तो इट वॉज वेरी टफ लाइफ बट वेरी एडवेंचरस, बहुत मज़ा आया। तो उस विंटर में हम लोगों ने बहुत वहाँ पे पहाड़ चढ़े जी। एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट। एक के बाद मुझे टास्क देते गए वो लोग, जी। हमारे सुपीरियर्स, जी। और मैं उसको निभाता गया। जी। तो इट वाज वेरी हेक्टिक एंड वेरी टफ लाइफ लाइफ मतलब इन द विंटर। शुरुआत में जाने में हाँ, थोड़ी सी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, करने हल्के पड़ते हैं। फुल्के। आज आपकी और कहाँ कहाँ तैनाती रही, कहाँ डिप्लॉयड रहे आप? उनसे फिर मैं चला गया था वायु कोर्स करने देवलाली। अच्छा। देवलाली के बाद फिर हम चले गए सिकंदराबाद। अच्छा। सिकंदराबाद से फिर हम लोग गए वहाँ रहते हुए ऑप पवन शुरू हो गया था क्या चीज? श्रीलंका में, अच्छा, जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पीस वाला। कीपिंग फोर्स। जी। जी। तो वहाँ पे हमारी यूनिट गई थी। अच्छा। और फिर उसके बाद हम लोग मैं तो यूनिट से फिर बाहर चला आया जी। कोर्स पे। जी। और फिर उसके बाद मैं उरी गया। अच्छा। उरी के बाद फिर सांबा, अच्छा। सांबा जेन के, हम्म। वहाँ नौकरी करी। फिर लेखापानी जो आसाम में है, अच्छा। ऑलमोस्ट एंड ऑफ इंडियन इंडियन बॉर्डर, बॉर्डर। मतलब ईस्ट हाँ, में जो है। ईस्ट में। फिर ईस्ट। उसके बाद बर्मा शुरू हो जाता है, जी। वहाँ नौकरी करी। फिर उसके बाद पोस्टिंग हुआ मेरठ। राइट। मेरठ में रहा। मेरठ से बाद फिर दोबारा तेजपुर गया
आसाम, असम, अच्छा वापस, ठीक है। फिर आसाम से जैसलमेर। आपने भी अलग, कहाँ ठंडा, तो कहाँ गर्म, कहाँ मैं ईस्ट, कहाँ वेस्ट, और कहाँ साउथ भी पहुंच गए थे मैं आप। पूरा ऑलमोस्ट मैं अपने 33 साल में पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से हर पोर्शन में जहाँ जहाँ कैंटोनमेंट रहा वहाँ नौकरी करी। तो आपको इन सारी जगहों में सबसे टफ कौन सी जगह लगी जहां पर आपने काम करा हो, और क्या चैलेंजेस वहां फेस करने पड़ते थे? सबसे टफ मुझे लगी जब मैं उरी में पोस्टेड था। अच्छा। उरी उस टाइम पे मिलिटेंसी बहुत पीक पे थी। जी। तो हम लोग को आना जाना बड़ा बिना सिक्योरिटी के कहीं इधर उधर जा नहीं सकते थे। अच्छा। और पिकेट पे भी जाना होता, ओपी पोस्ट पे जाना होता या गन पोस्ट पे जाना होता, तो हम्म। फुल सिक्योरिटी होती थी। हम्म। और बांदीपुरा मतलब हमें मेरा लोकेशन था फरकिया गली, जो अच्छा। किरण सेक्टर में आता है। अच्छा। वो हाइल्ट्यूड एरिया है। हम्म। और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे बारामूला, बांदीपुरा और ये सब जितने टॉप मिलिटेंसी के जगह थे हाँ हाँ, उसको क्रॉस क्रॉस करके करना जाना पड़ता पड़ता था। था। तो ये 90s की बात होगी, हाँ, क्योंकि वो तो प्राइम टाइम था प्राइम टाइम था। मिलिटेंसी का। और उस समय तो मैं समझता हूँ कि रूल भी शायद जनता दल का था। क्या ये जो होम मिनिस्टर साहब जो थे हमारे, जिनकी बेटी का किडनैप हुआ था, रूबिया सईद का, अ, आप ही का टाइम उसी टेन्योर में हुआ था उस और मुझे जब? अच्छी तरह से याद तो नहीं है उस टाइम पे, हाँ। मगर ये हुआ था। अच्छा अच्छा। तो चलिए साहब, ये अब जो है, आपने इतनी सारी जगह पोस्टिंग करी, इतनी जगह जगह आपने एडवेंचर देखा, कहीं की कोई मजेदार किस्सा आपको अगर ये जो भूला ना जाता हो बताइए हमें। मजेदार किस्सा तो एक बार पुंछ पे हुआ, मैं मुझे एलआरपी पे भेजा गया, जी। लॉन्ग रेंज पेट्रोल अच्छा। जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं। जी। वहाँ से और मेरे जो टीम थी वो हर यूनिट से एक एक जवान, जी। मतलब पूरी टीम मेरी नहीं थी, सब अच्छा। मतलब पूरे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स के लोग मेरे साथ एलआरपी पे गए थे। जी। तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ, हम लोग काफ़ी थके हुए थे, पूरे दिन चलते रहते थे, अपने पिट्ठू अनाज वनाज सब चीज इंडिविजुअली सब अपने अपना कैरी करते थे। मतलब जैसे आप आर्म्स जा रहे हैं तो एमुनेशन, आपके पास आपका ही पिट्ठू होगा, सब हाँ चीजें उसी हाँ, पे सब सब कैरी। चीज मेरा जितना एडम का सामान, जितना जी। एमुनेशन है, हथियार है, सब कैरी पर्सनल वेपन के साथ अपना लोग जाते थे। जी। जी। तो वहाँ एक बार क्या हुआ, पेट्रोलिंग करते करते हम लोग को एक नदी क्रॉस करना पड़ा। जी। नदी क्रॉस करके मैं आगे था, तो मैं सब आगे निकल गया, क्रॉस करके ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गया। जी। तो पीछे से आवाज आई, तो मैं पीछे मुड़ के देखा, तो फिर पूछा क्या किस चीज़ की आवाज़ है वहाँ। तो लोगों ने बोला कि एक जवान नदी में फंस गया है। ओ। और हम काफ़ी ऊपर चले आए थे। अच्छा, तो मैं नदी क्रॉस करके आप नदी, पहाड़ पे हाँ चढ़ रहे पहाड़ पे थे? चढ़ गए थे। जी। तो अब वहां से मैं किसी को नीचे भेज नहीं सकता था क्योंकि सब थके हुए थे। हम्म। तो मैं कहा बेस्ट थिंग कि मैं खुद जाऊं और देखूं कि क्या सिचुएशन है, कि एक ऐसे परिस्थिति में किसी को भेजना ठीक नहीं है। जी। मैं जाके नीचे उतरा, गया देखा, तो वो नदी के बीच में फंसा पड़ा हुआ है। अच्छा, किस तरीके से फंस गया मतलब? क्या हुआ कि नदी क्रॉस करते हुए एक स्टोन रोल करता हुआ पानी में, पानी का बहाव बहुत तेज होता है, जी। जी। वो उसके पैर पे आके दो पत्थरों के बीच में उसका पैर दब पैर गया। फंस गया, अच्छा। अब वो निकाल नहीं सकता था। हाँ। और पानी का बहाव तेज था, झुक नहीं सकता था, झुकेगा तो बह जाता। ओहो। तो वो बेचारा वहीं खड़ा रहा। जी। अच्छा हुआ कि गनीमत की वो वहां खड़ा रहा एकदम बिल्कुल। जी। फिर मैं किनारे पे, एक और जवान तब तक और आए, तो एक जवान को और मैं लिया, मैं खुद दोनों नदी में धीरे धीरे एक दूसरे को पकड़ के क्रॉस किए और उसके पास गए। तो हम लोग के हाथ में वॉकिंग स्टिक था। जी। तो मैं देखा उसका पैर पूरा फंसा हुआ है। हाँ, हम्म। हम भी अब झुक नहीं सकते थे क्योंकि पानी के पानी का बहाव में बहाव, बह जाएंगे। हाँ अब खड़े हैं तो खड़े हैं। जी। अगर आप जहाँ झुके तो पानी आपको बहा के लेके चला जाएगा। जी। तो वही है। फिर मैंने देखा कि अब इसको क्या कराया जाए, तो मेरे हाथ में थी वॉकिंग स्टिक। जी। मैंने वॉकिंग स्टिक को दोनों पत्थरों के बीच में डाल के एंकर बना के जी। उसको, जी। मैंने उस जवान को बोला देखो मैं पत्थर हिला रहा हूँ, तुम अपना पैर धीरे धीरे करके निकालना। हम्म। इस तरह से करके मैंने उसको हिलाया और फाइनली उसका पैर निकल गया। अच्छा अच्छा। बहुत बचा साहब।
तो उसको फिर लेके फिर बाहर हम लोग निकले। जी मजेदार बात ये थी, उसके बाद से पूरे LRP में वो हमेशा अब आगे जाने लग गया। अब पीछे पीछे नहीं रहता अब था। पीछे बोला कि मैं पीछे नहीं रहूंगा या, अब। नहीं सही है, वो भय तो खैर बैठ ही जाता है, किसी ना किसी किसी के साथ भी ऐसी इंसिडेंट आ जाए तो। अच्छा आपने अगर आप देखिए, एक तरफ हमारा पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ बांग्लादेश है, अगर ये तीनों फ्रंट खुल जाते हैं जैसा कि आजकल के हालात चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम फेस कर पाएंगे हिंदुस्तान तीनों तरफ की लड़ाई को? देखिए, ऐसा आजकल की लड़ाई पहले वाली लड़ाई नहीं रही। अच्छा। अब पूरा टेक्निकल जी। लड़ाई हो गई है, हम्म। और इस फील्ड में इंडिया बहुत ही स्ट्रांग है, अच्छा। टेक्निकल फील्ड में। हम्म। मतलब कि अब हम अ, मतलब दब के नहीं रह सकते। राइट। हम्म। पाकिस्तान को तो हम कभी भी देख सकते हैं। जी। चाइना इज द मेन एनिमी राइट। ऑफ इंडिया। राइट। तो और फिर अगर टेरेन वाइज भी देखा जाए तो हमें हिमालय काफी सपोर्ट करता है। जी जी। मगर वही है, आज की लड़ाई हम देख ही रहे हैं कि सारा ड्रोन्स और ड्रोन्स की और मिसाइल्स मिसाइल्स की की होने लड़ाई लग हो गई गई, है। हाँ। तो अब वहां पे पहाड़ों का भी उतना रोल नहीं रह गया है। हाँ, होल्ड नहीं रह गया है। हम्म। तो हम टेक्निकल उसमें टेक्निकली वी आर वेरी स्ट्रांग। हम्म। और आज के लड़ाई में कोई ऐसा नहीं है कि एक तरफा लड़ाई होता है, राइट। और ये बेसिकली इकोनॉमिक लड़ाई होती है। जी। अगर कोई एक दूसरे कंट्री के ऊपर युद्ध छेड़ता है तो उसको हर चीज देखना पड़ता है, इकोनॉमी देखनी पड़ती है, पब्लिक सपोर्ट देखनी पड़ती है, हम्म। वो आपका आप कितना रेडी हो हम्म। लड़ने के लिए। हम्म। अगर रेडी नहीं हो तो आपको टाइम चाहिए रेडी होने के लिए। राइट। यू जी। कांट इमीडिएटली गो फॉर वॉर। गो फॉर ए वॉर। हाँ, हर एक चीज की प्रिपरेशन जरूरी है। प्रिपरेशन होती है। जी। तो अभी आपने डोकलम में देखा ही, जी। चाइना अंदर घुसने की कोशिश करी, जी। हमारी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया उसका। जी। और वो समझ गए कि नाउ इंडियन आर्मी इज नॉट द सेम आर्मी ऑफ 62। 1961 हम्म। 62। हम्म। तो अब हम नेवी के तरफ से भी बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। हम्म। एयरफोर्स तो स्ट्रांग है ही हमारी स्ट्रांग अब। हो ही रही है, जी। और भी हम अच्छे अच्छे एयरक्राफ्ट ले रहे हैं। जी। और आर्मी हमारा शुरू से ही काफी हाँ, स्ट्रांग आपका रही है। तो जो नारा है आर्मी का, हाँ, क्या नारा है साहब? मेरे जो आपका आर्मी का जो स्लोगन है, वो हर यूनिट का अलग 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 होता अलग है। अलग अच्छा, तो स्लोगन आपकी यूनिट होता का है। क्या स्लोगन था? हम लोग का तो एकता और अनुशासन था। अच्छा, तो ये जो आपकी जो रेजिमेंट कहते हैं, जो कर्नल के नीचे पूरी रेजिमेंट ही होती रेजिमेंट होती है, है, एक रेजिमेंट में कितने सोल्जर्स होते हैं लगभग? करीब एक रेजिमेंट के अंदर 400 से लेके 500 तक होती है। अच्छा, कर्नल के ऊपर जो है फिर आते हैं ब्रिगेडियर्स, ब्रिगेडियर्स आते हैं, और फिर उनके बाद फिर सीधे सीधे आते हैं, सेनाध्यक्ष, फिर मेजर जनरल्स आते हैं मेजर, फिर जो जनरल्स। डिवीजन को कमांड करते हैं। जी जी। फिर लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं फिर जो जनरल। आर्मी को कमांड करते हैं, राइट। और फिर जनरल। फिर जनरल आते हैं। आज ये हमारा आपकी नजरों में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? व्हाट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया? हु इज द बिगेस्ट बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया एनिमी? at present, by seeing the complete scenario what is going on in India, जी। I think we are our biggest enemy. हम खुद अपने दुश्मन हैं। खुद अपने दुश्मन है। जी। खुद। जी आपने देखा होगा ऑप सिंदूर में, जी। जी। उससे पहले हम लोगों ने उरी करा था। उरी करा था। जी। हर जगह जी। हमारे ही लोग हमारी फौज के ऊपर उंगली उठाते हैं। उंगली उठाते हैं। हम्म। हम कितना भी अचीवमेंट कर लें, हम्म। मगर गलतियां ऐसे निकालते हैं हम्म। जैसे कि एकदम बिल्कुल सब चीज बर्बाद हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो भीतर घाती लोग बैठे हुए हैं भीतर देश घाती में, लोग जो बैठे हुए हैं। आप बाहर के दुश्मनों को तो चिन्हित कर सकते हैं, करेक्ट। पर अपने अंदर के दुश्मनों को पहचानना और उनको खोज के मारना बहुत मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल काम है। नहीं, आपने बहुत कम शब्दों में सारी बात कह दी कि हम अपने खुद ही दुश्मन हैं, बाहर के दुश्मन की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो आप देखिए, हम सपोर्ट नहीं करते अपनी गवर्नमेंट को, जी। अपनी फौज को सपोर्ट नहीं कर। अब इससे ज्यादा वीकनेस और क्या हो सकता है? बिल्कुल राइट यू आर। ये साहब, ये इतने टाइम से 3.5-4 साल से यूक्रेन की और रशिया की वॉर चल रही है,
क्या लग रहा है आपको, ये खत्म होगी नहीं होगी, क्या एंड होगा इसका, क्या लगता है आपको? रशिया यूक्रेन एक अलग मोड़ पे पहुंच गया है। हम्म। यूक्रेन हार मानना नहीं चाहता, जी। और रशिया है जो अपने जो एम्स बनाया है हम्म। वो उसे खोना नहीं चाहता। जितना एरिया उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। यूक्रेन बहुत ही रिच स्टेट है। हाँ, यहाँ मिल पे क्या बोलते हैं, मिनरल्स यूरेनियम वगैरह बहुत भी। ज्यादा है। जी। जी। तो रशिया कभी नहीं चाहेगा, जो कभी पार्ट ऑफ रशिया हुआ करता था, जी। जी। यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ रशिया। रशिया, राइट। तो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो बफर स्टेट भी चाहता है अपने और यूरोप के बीच में। हम्म। ये रशिया चाहता है। रशिया चाहता है अच्छा। जितना अब एरिया कैप्चर करेगा उसके लिए ज्यादा हेल्प मिलेगा रशिया को, राइट, राइट। बफर स्टेट बन जाएगा। तो वैसे तो वो बफर स्टेट यूरोपियंस के लिए ज्यादा है, यूक्रेन, क्योंकि वो डायरेक्ट अगर बॉर्डर्स टच हो जाएंगे रशिया के और यूरोप के, तो उनके लिए ज्यादा थ्रेट हो जाएगा। उनके लिए ज्यादा थ्रेट है, मगर नाटो जो है, जी। बेसिकली लड़ाई शुरू हुआ ही था कि यूक्रेन नाटो में ज्वाइन करना चाहता था, राइट, राइट, राइट। और रशिया नहीं चाहता था कि उसके डोर स्टेप पे आके नाटो बैठ जाए। राइट, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो मेरे ख्याल से तो रशिया की प्रॉब्लम जो है, जो जेन्युइन थी, उन्होंने जो है, कौन चाहेगा कि मेरा दुश्मन मेरे घर पे जेन्युइन आए जेन्युइन आ जाए। प्रॉब्लम थी, कोई नहीं चाहे कि मेरे डोर पे अब पाकिस्तान है हमारे, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आकर चाइना बैठ जाए, हम नहीं कभी चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। कभी नहीं चाहेंगे। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन वो बना तो रहा है वो पुल जो है, CPEC करके, जो बना रहा है चाइना तो हम पाकिस्तान तो हम इकोनॉमिक भी, तो कॉरिडोर। हमारा भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा बॉर्डर एरिया में, राइट। हाँ, BRO बहुत एक्टिव है जगह बहुत जगह। एक्टिव है, हाँ, बहुत अटल चीजें बना टनल रही है, वगैरह सारी चीजें बनाई हैं। बहुत स्ट्रेटजिक पॉइंट्स जो है काफी डेवलप किए जा रहे हैं इंडिया में भी। राइट। तो सब ईरान और US की जो वॉर चल रही है, पिछले लगभग एक साल ही होने वाला है अब तो, 8-9 महीने तो हो भी चुके हैं। तो क्या लग रहा है आपको, इसका क्या अंत होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा? इसका अंत तो अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में। लड़ाई शुरू किया है अमेरिका ने, अब अमेरिका ही बताएगा जी। कि इसका क्या 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 अंत होगा। अब तो गले की हड्डी बन गई है अमेरिका अमेरिका की। के लिए, जी। ना अब उसे निगला उगले जा ना रहा है ना ना उगला उगला जा जा रहा रहा है। है। तो क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको क्या लगता है, क्या वही क्या दिमाग में अब सूझ रहा वो है? ढूंढ रहे हैं कि कोई उपाय कि कैसे यहाँ से निकला जाए। कभी पाकिस्तान से कहते हैं संधि करा लो, कभी ओमान से कहते हैं, तमाशा ही समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि भी देखिए ईरान भी अकेला नहीं है ना। हाँ। वही पीछे मैं, से चाइना और रशिया हाँ बैक कर तो रहे हैं वही उसको। आजकल के लड़ाई सिर्फ अकेला लड़ाई नहीं लड़ा जाता है जी। कि दो कंट्री के बीच में लड़ाई हो रही तो तीसरा कोई कंट्री है ही नहीं बीच में, राइट, राइट, राइट। सब अपने अपने टीम बना के चलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो साहब, ये जैसे, ये तो सब हमारी पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेटेजी, ये सब बातें हो गई। अब कुछ पर्सनल सवाल आपकी इजाजत हो तो पूछ लूं आपसे। हाँ, पूछिए। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 1986 में हुई थी। तो उस टाइम आप आर्मी में किस पद पर थे? उस टाइम पे मैं कैप्टन था, आप आर्मी कैप्टन थे। कैप्टन। जैसे कैप्टन कालिया थे हमारे, जिनकी जी हाँ, जी उस वाले पद पर हाँ, थे आप। कैप्टन। तो आपका, आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा बैकग्राउंड बेसिकली रूरल बैकग्राउंड है। मैं डेहरियोन सोन एक जगह है जी। बिहार में, वहाँ पे पला बड़ा हूँ। अच्छा। वहीं पे बचपन के स्कूल में पढ़ा था। जी। 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 फिर उसके बाद मैं वहाँ से पढ़ाई करने के बाद सैनिक स्कूल लखनऊ हम्म। में एडमिशन लिया। जी। तो वहाँ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के बाद जाते हैं, जी। तो मुझे बिहार में ऑल इंडिया स्कॉलरशिप मिला था। ओह, वंडरफुल। तो उस स्कॉलरशिप से मुझे सैनिक स्कूल में एडमिशन मिला था। ग्रेट। फिर वहाँ से मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करा। राइट, फिर आईएमए में ट्रेनिंग ली राइट। 1 साल, IIM देहरादून। आईएमए देहरादून। जी। फिर 1981 में मेरी कमीशन, और 86 में आप शादीशुदा हो गए। शादीशुदा हो गई। तो साहब, ये जो है, जैसे मैरिड लाइफ या जो पर्सनल लाइफ होती है आर्मी मैन की, उसको बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए मैरिड लाइफ फौज में बोलते हैं ना, हमसे ज़्यादा
सैनिक की ड्यूटी हमारी पत्नियां करती हैं। जी। हम्म। दे आर मच बेटर सोल्जर देन अस। राइट। हम तो बॉर्डर पे रहते हैं, मगर पूरा परिवार चलाना है, बच्चों का देखभाल करना, पालना है, हम्म। ये सब पत्नियां करती हैं। जी। और बिना पत्नी के सपोर्ट के कारण आदमी अपनी ड्यूटी ठीक से कर नहीं पाता है। ठीक बात है। तो हाँ। हम मेंटली बिल्कुल रेडी होते हैं अपने ड्यूटी में काम करने के लिए। क्यों होते हैं रेडी? क्योंकि हमें पूरा घर से विश्वास पीस है है आपको, कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चों का घर पूरा वाले, ध्यान बच्चों रख का रही है, देखभाल मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे सब। पेरेंट्स का, तभी आप जो है शांति से जो है देश की रक्षा कर पाते जी, हैं। तो साहब बच्चे आपके क्या कर रहे हैं? मेरे दो बेटियां हैं। जी। पहली बेटी जो है, बड़ी बेटी, वो डेफ एंड डम है। अच्छा। तो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे यही था कि अच्छा। अब इसको आगे बढ़ाना है। राइट। तो और फौज में हर 2 साल के बाद पोस्टिंग, जी। हाँ, आपके यहाँ आज यहाँ है, कल वहाँ है। कल वहाँ है, तो जी। हर स्टेशन में चेंज होता है, जी। स्कूल बदल जाते जी। हैं, लैंग्वेज बदल जाता है। हम्म। ये बड़ा, स्पेशली फॉर डेफ चाइल्ड, हम्म। इट इज़ ए बिग चैलेंज। राइट। क्योंकि लैंग्वेज, अगर एक ही लैंग्वेज हो तो बात सही है, जी। मगर हर जगह लैंग्वेज बदलने के कारण बहुत टफ था। हम्म। फिर भी वहाँ पे मैंने अपनी बड़ी बेटी को आर्मी स्कूल, और हर जगह कंटोनमेंट में आर्मी स्कूल होता ही है, जी। तो आर्मी स्कूल में इसको पढ़ाया नॉर्मल बच्चों के साथ। जी। फिर उसके बाद ये 10th और 12th जो ओपन स्कूलिंग होती है, राइट। ओपन स्कूलिंग से इसके थ्रू करवाया। राइट, एनआईयूएस टाइप। हाँ, नेशन। एनआई, एनआई राइट। ओपन स्कूलिंग। राइट। फिर उसके बाद फाइन आर्ट्स में इसने बीएचयू से ग्रेजुएशन करा, वंडरफुल। वंडरफुल। और फाइन आर्ट्स में ही इसने मास्टर किया बीएचयू से। भाई आपने तो जो असब ये फौजी की बात होती है, देखिए जो जज्बा फौजी में होता है वो जज्बा कर्नल साहब में था, और थोड़ा सा डेफ एंड डम होने के बावजूद भी आपने उसको चैलेंज लिया और बच्चे को इतने शिखर पर पहुंचाया। यही नहीं, जी। इसको ये स्पोर्ट्स, जैसे हम लोग खेलते हैं, क्लब जी। में जाते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, जी। जी। तो इस बच्चों को लेके जाते थे क्लब में। बिल्कुल। तो इसको भी, जैसे मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, तो इसको भी रैकेट पकड़ा दिया, तुम भी खेलो। जी। तो मैंने देखा कि इस पे तो शी कैन पिक अप बैडमिंटन वेरी फास्ट। अच्छा। फिर इसको मैंने कोचिंग दिलाया, अच्छा। कोच के अंडर एंड ऑल, जी। जी। एंड यू विल नॉट बिलीव, शी बिकेम नेशनल चैंपियन इन बैडमिंटन। वंडरफुल। भाई ये इंस्पिरेशन है हमारे बच्चों के लिए, जनरेशन के लिए, कि कोई भी शरीर की व्याधि आपको आपकी कामयाबी के शिखर को पाने से नहीं रोक सकती, डेफ, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग हो तो। डेफ कैटेगरी में नेशनल चैंपियन बना इसने। जी। फिर शी वेंट टू प्ले, रिप्रेजेंट इंडिया इन डेफ ओलंपिक। वंडरफुल। उसके बाद ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करा, वाह। एशिया पैसिफिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करा। भाई, भाई आपने जितने सितारे अपने वर्दी पे लगाए हैं, उससे ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि बेटिया ने आपके लगा दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और छोटी वाली क्या कर रही हैं साहब? छोटी वाली, शी हैज़ डन हर ग्रेजुएशन फ्रॉम एसआरएम चेन्नई, ओके। और अभी जॉब कर रही हैं अच्छा। गुड़गांव में। बहुत बढ़िया। तो इसके साथ भी एक चीज़ हुआ, एसआरएम में एक अलग से सब्जेक्ट लेना पड़ता है। जी। जी। तो इसने पूछा कि पापा यहाँ पे डांस है, योगा है, म्यूज़िक है, तो मुझे एक सब्जेक्ट लेना है, तो मैं क्या लूँ? तो बोला, मैंने उससे पूछा और क्या क्या है, तो बोले एनसीसी भी है। मैं बोला एनसीसी ले लो। जी। भाई आपका जो है, हाँ, जो मिलिट्री वाला खून है वो तो जोर मारेगा ही ना। तो मैंने उसको बोला एनसीसी ले लो, उसने एनसीसी लिया, जी। एंड सी केम बेस्ट कैडेट इन तमिलनाडु। वाह। वंडरफुल। और आरडीसी में जी। शी रिप्रेजेंटेड हर हम्म। स्टेट, तमिलनाडु जी। जी। एंड पुडुचेरी राइट। डायरेक्टरेट इन आरडी, राइट। राइट। जो दिल्ली में होता है, राइट। राइट। और वहाँ पे बेस्ट कैडेट बनी बहुत बढ़िया। ऑल इंडिया। बच्चों की तो तारीफ बहुत सुन ली हमने, और अब आप अपनी वाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए, और हमारे चैनल के माध्यम से आप जो मैसेज उन्हें देना चाहते हैं उन्हें दीजिए। मेरी वाइफ वेरी सपोर्टिव। जी। हाँ, बहुत। एक्चुअली बच्चों का परवरिश, हम तो दूर रहे, जी। जी। सारा इन्होंने ही करा। जी। सुबह उठ के 4 बजे, हम्म। अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock, बड़ी बिटिया को स्टेडियम में ले जाती थी रोज, हम्म। फॉर कोचिंग एंड ऑल। हम्म। तो बहुत त्याग करा इन्होंने, राइट। और शी इज़ वेरी गुड।
हाँ, तो मतलब आप वहाँ देश की लड़ाई लड़ रहे थे और वो आपके लिए आपके बच्चों बच्चों की जी जी लड़ाई, जी परिवार की लड़ाई लड़ रही थी। दोनों अपनी अपनी फ्रंट पे विजयी रहे और उन्होंने भी जो है दो वीरांगनाएं जो है हमारे भारतवर्ष में प्रस्तुत करी। सो नाइस ऑफ हर। तो सर, जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वीर को मैसेज यही देना चाहता हूँ कि लिव फॉर कंट्री। किसी ने ठीक कहा है, जी। यू एवरी टाइम पीपल आस्क कि देश मेरे लिए क्या किया। हम्म। आप खुद पूछिए अपने से कि आपने देश के लिए क्या किया। जय हिंद। जय हिंद। आप लोगों को कर्नल साहब के साथ हमारी वार्ता अगर अच्छी लगी तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप और सेशन में इंटरेस्टेड हों तो जरूर हमें बताइए। हम कर्नल साहब के साथ और मजेदार किस्से लेकर आएंगे। नमस्कार।